ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था के दूसरे भाग में अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा। इसके पहले हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जाना, जिसमें संक्षेप में हमने देखा था कि यह व्यवस्था 1792 में कर्नल रीड द्वारा 12 महल में लागू किया गया। फिर टॉमस मुनरो ने इसे आगे बढ़ाया, 1809 तक लागू रहा। फिर 1809 में इसे रोका गया, फिर 1818 में लागू कर दिया गया। इसके बाद इसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया, मद्रास के बाद बम्बई में भी लागू किया गया। वहाँ 1824 से 28 तक सर्वेक्षण किया गया। पहले 55% की दर निश्चित की गई, दोषपूर्ण इनका सर्वे था, इसलिए इसे फिर से 1868 में सर्वेक्षण कराया गया, लेकिन फिर दोषपूर्ण हो गया क्योंकि उस समय गृह युद्ध था अमेरिका का। तो कपास के दाम बढ़े थे, इन्होंने सोचा कि किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, और फिर भू राजस्व 55 से 66 कर दिया गया, 11% बढ़ा दिया गया। और नतीजा हुआ कि किसान विद्रोह हुए 1875 में। 1879 में कृषक राहत अधिनियम किया गया पारित, किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया, लेकिन कोई भी छूट इनको नहीं दी गई भू राजस्व में। अब और वहाँ उसके निर्णय करने के लिए कोई न्यायालय नहीं था, कोई विवाद हो तो कुछ नहीं था, जो अधिकारी चाहें कर सकते थे। अब हम इसके एक दोस्त को तो हमने देख लिया कि न्याय व्यवस्था नहीं थी। अब आगे की हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या परिणाम निकलता है। इसमें जो व्यवस्था थी, कलेक्टरों को लगान एकत्र करने का काम दे दिया गया और प्रशासनिक कर्मचारी सीधा किसानों से वसूल करते थे लगान। स्वाभाविक रूप से अब कर्मचारी शोषण करने लगे किसानों का। अब सरकार को हर एक हिसाब को बहुत अधिक रखना पड़ रहा। उनको जानना जरूरी हो गया कि सिंचाई की स्थिति क्या है और संसाधन वहाँ कितने हैं। हर चीज़ में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई। इनका उद्देश्य भी जमींदारों की तरह अधिक से अधिक लगान वसूल करना, और अधिकारियों द्वारा भूमि की जांच की जाती, किसानों का फिर शोषण होता। घूस बेईमानी के चलते खेती की जो उत्पादन शक्ति थी वो कम हुई, उपज जो होती थी उसे सही नहीं बताया जाता, और इसमें घूसखोरी, प्रशासन में घूसखोरी खूब अच्छी से बढ़ गई। हम कहें अगर घूसखोरी के इतिहास लिखे तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेज़ों के आने के बाद घूसखोरी, और उसमें भी जब किसानों से डायरेक्ट व्यवस्था बनाया तो वो घूसखोरी सीधा जन जन तक पहुंच गई, और जो व्यवस्था सुधार पाना आज तक संभव नहीं हो पा रहा है। अब जो किसान घूस नहीं दे पाते थे उनको वास्तविक उपज से कई गुना अधिक बता देते थे। दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति का भी ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत ज्ञान नहीं था। गांव के एक भूभाग के आधार पर दूसरे भूभाग का निर्धारण कर देते थे, जो सही नहीं था। ऐसी स्थिति में भूमि की क्षमता तय कर दिया जाना ठीक नहीं था। किसानों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। अधिक राजस्व होने से चुका नहीं पाना, जैसे पहले चर्चा कर दिए, चुका नहीं पाए थे तो शोषण बढ़ता। वो साहूकारों के चंगुल में जाते, उनसे ऋण लेते
और ऋण लेके लगान चुकाते, अगली बार उन्हें लगान भी चुकाना होता और ऋण का ब्याज भी। तो उनके पास और स्थिति खराब हो जाती, परिवार के खाने के लिए भी उनको नहीं बचता और भूमि सुधार कोई था नहीं कि उनको पैदावार बढ़ा सकें। अकाल सूखा चाहे जो हो, लगान देना ही पड़ता था। यह जो स्थिति बनी, यह बहुत भयंकर होती गई और इसमें भी साहूकारों और किसानों के बीच संबंध जो थे वो सही नहीं हुए। हम देखते हैं कि ये ज़्यादा शोषण होने लगा। किसान निरक्षर थे, उनको मालूम नहीं था। ऋण पत्र में किसान की ज़मीन मकान सब रेहन लिखवा लेते थे साहूकार। यही तो संरक्षण के नाम पे किया गया था 1879 में, जो साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण, वो लिखा पढ़ी का नियम बनाया। लिखा पढ़ी में वैसे ही लिख लेते, अधिक मात्रा में लिख देते, जो ऋण था वो अधिक लिख लेते, उनकी सब चीज़ गिरवी लिख रहे थे, ज़मीन मकान सब साहूकार हड़प लेते। यही कारण था बाद में चल करके जब विद्रोह होता है स्वतंत्रता संग्राम का, तो साहूकारों के विरुद्ध किसानों को दक्षिण में ज़्यादा विद्रोह होता है और साहूकारों के जो पोथियाँ थी उनको जलाई गई। उनकी जो लिखी गई चीज़ें थी, जहाँ वो कर्ज लिखते थे, उसको जलाया गया, निशाना बनाया गया, क्योंकि वहाँ यह शोषण बढ़ गया। अंग्रेजी कानून व्यवस्था में ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसानों के हितों की रक्षा करे और परिणाम हुआ कि वहाँ की जो ज़मीन थी उस पर ज़मींदार और साहूकार कब्जा कर लिए। भूमिहीन मजदूरों की संख्या हो गई अधिक हो गई। अब इनको जो संचालन था रैयतवाड़ी व्यवस्था का, यह ज़्यादातर यूरोपीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता था, क्योंकि इतने वो थे भी नहीं, उतने जानकार नहीं थे, उस भाषा संस्कृति का ज्ञान नहीं था। इसलिए जो राजस्व प्रशासन था वह तहसीलदार या उसके नीचे के जो भारतीय अधिकारी थे उन्हें दिया गया, क्योंकि बड़े पदों पर तो भारतीयों को रखा ही नहीं जाता था। ये जो छोटे छोटे भारतीय थे, छोटे छोटे पदाधिकारी कर्मचारी, ये भी किसानों के साथ वैसे ही व्यवहार करते थे जैसे कोई जमींदार करता हो। यह सामान्य तौर पर देखा गया है कि जहाँ पर प्रशासन का ऊपरी तबका निम्न वर्ग के लोगों से या किसान से या मजदूर से मध्यम वर्ग से टच में नहीं रहता है, उनके संपर्क में नहीं रहता है, वहाँ पर छोटे स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह लूटखोरी करना चालू कर देते हैं, घूसखोरी चालू कर देते हैं और उनको अंदाज भी नहीं होता है ऊपर वालों को कि नीचे क्या हो रहा है। यही व्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ने लगी। अब अंग्रेज़ों को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के लिए राजस्व विभाग को बढ़ाना पड़ा, बहुत अधिक संख्या में कर्मचारियों को लगाना पड़ा, प्रशासन का खर्चा बढ़ गया और जो प्रशासन में अधिकारी थे उनका वेतन भी बढ़ाया गया। यह सब बोझ किसानों पर जाता रहा और अब सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसानों की स्थिति क्या रही होगी। कितना बड़ा बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया था और इस बोझ को किसानों को ही उठाने को दे दिया गया। किसान किस किस का बोझ उठाए? अपने से ऊपर छोटे कर्मचारियों का, उनसे बड़े कर्मचारियों का, अधिकारियों का, गलत रिपोर्ट लगाने वालों का, साहूकारों का, या प्रकृति के मार को झेलता। कभी बाढ़,
कभी सूखा, कभी बीमारी, कभी महामारी, और परिणाम सारा बोझ किसानों पर, और किसान मजदूर की दशा से भी नीचे गया। मजदूर भी नहीं रहा, किसान भी नहीं रहा, वह निर्धनतम स्थिति पर पहुंच गया। वो अपना और अपने बच्चों के पेट पालने भर को भी उत्पादन नहीं कर पाया, और जो उत्पादन हुआ उसे अंग्रेज ले गए, कर्मचारियों के माध्यम से ले गए। इस रूप से अगर देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। जमींदारों की व्यवस्था अगर हम उससे तुलना करें, रैयतवाड़ी को स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से तुलना करें, तो यहाँ देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वर्ग था, लेकिन वो मध्यम वर्ग से उभरा हुआ वो जमींदार था, और वह कुछ स्थिति समझता भी था किसानों की। तभी तो जमींदारियाँ नीलाम हुई। जमींदार नहीं दे पाए क्योंकि वो वसूल नहीं पाए। वसूल इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो देखते थे कि गांव का आदमी खाने के लिए मर रहा, तो हम उससे कैसे वसूले। और यहाँ स्थिति ये थी कि कर्मचारी वर्ग शायद जमींदार वर्ग से भी क्रूर हो चुका, और वह और अधिक वसूल करने की स्थिति में आ गया। वह निर्धारण करना और फिर वसूलना दोनों उसके हाथ में था, और दोनों में वो अपने हिसाब से गलत ढंग से आय और व्यय दोनों दिखाता। तो भ्रष्टाचार निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम तक पहुंच गया। छोटा से छोटा आदमी भी समझने लगा कि इनको इतना अतिरिक्त देना होगा, तब हमारा खेत बचेगा, तब हम अधिक उत्पादन करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। नहीं तो यह खेत भी नहीं रहेगा और वो भी खाने को नहीं मिलेगा जो हमें 2-4 महीने खाने के लिए उत्पादन होता है। तो इस तरह से देखते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कभी भी हम अच्छी नहीं मान सकते अंग्रेज़ों के समय की। यद्यपि रैयतवाड़ी सोच अच्छी थी, समझ अच्छी थी, लेकिन मशीनरी और अनुमान उनका सही नहीं था, इसलिए यह दिक्कत आई और किसानों के ऊपर बोझ बढ़ा। किसान परेशान हुआ और अंत में वो साहूकारों के विरुद्ध अपना गुस्सा निकालता है, और तब समझ में आती है बात कि यह किसान आंदोलन क्यों हुए और क्यों अंग्रेज़ों को किसानों के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। ये आंदोलन हम जानते हैं बाद में भी हुए हैं किसानों के, और इन्हीं कारणों से आंदोलन होते रहे हैं। तो इस तरह से हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था की चर्चा की। यह वीडियो यहीं पर रोकते हैं और अब अगले वीडियो में नए ढंग से फिर नए विषय को लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।